हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 फॉर अकाउंटेंसी। ठीक है, यहाँ पर 2026 में अकाउंट्स के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस कर लो सो दैट आप 100% मार्क्स स्कोर कर सको आसानी से। एमसीक्यूज के लिए मैंने अपडेट कर दिया है अपने एप्लीकेशन पर सभी एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि कितना क्या वेटेज है हमारे पास एग्जाम में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली अपडेट्स एज वेल एज डेली लाइव क्लास। जी हाँ, फ्री लाइव क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली बोर्ड्स रिलेटेड एग्जाम्स के लिए और बोर्ड से रिलेटेड, जिसमें हम अकाउंट्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो 80 मार्क्स का जो अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर आता है उस 80 मार्क्स के पेपर में से आपके 40% तो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको बोलते हैं। तो लगभग 32 क्वेश्चन, लगभग क्या बराबर 32 क्वेश्चन आपके ये आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें से जो 60% क्वेश्चन हैं वो होते हैं हमारे थियोरी और प्रैक्टिकल, जिसमें 48 नंबर का 48 मार्क्स का आपका क्या आएगा। इसमें दो चीजें आती हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं प्लस थियोरी आती है। ठीक है, दोनों चीज का कॉम्बो होता है। और अगर आप थियोरी के बगैर एमपी बोर्ड स्टूडेंट है तो आप थियोरी के बगैर नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको प्योरली थियोरी मिलेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट थियोरी बताने वाला हूं। जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिजाइन किए हैं फॉर 2026। ठीक है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बड़ी मेहनत से आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताते जाऊंगा कि इनके क्या सॉल्यूशंस हैं। शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों का प्यार चाहिए इस वीडियो में बहुत। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, जो पढ़ाई कर रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ें कौन सा छोड़ दें। तो ये वीडियो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो देखो, ये हमारे प्रज्ञान, ठीक है, एप्लीकेशन से प्रज्ञान कॉमर्स जो ऐप है वहां से आप 32 मार्क्स की तैयारी कर सकते हो। 42 मार्क्स की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और बने रहिए टिल द एंड। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारी जो निडर सीरीज है इसके लिए लाइव के लिए भी आपको डेली 8 o'clock शाम को 8 PM मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पर। चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी तीसरी क्लास होगी। तो इससे पहले मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वन बाय वन चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो साझेदारी की परिभाषा लिखिए। आपसे पूछी जा सकती है डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, या नॉर्मली अगर आप डेफिनेशन याद करेंगे तो कौन सी करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन को आप याद करेंगे। दूसरा है साझेदारी की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 4 विशेषताएं इसलिए बोला है कि एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 4। तो भाई सीधी सी बात है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एक क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की मैं बात करूंगा, इससे ज्यादा की नहीं कर रहा हूँ। साझेदारी संलेख क्या है, व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड, जहां पर पार्टनर्स अपने सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट्स, रेगुलेशंस, रूल सब लिखते हैं, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये हो गए 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख की कोई 4 विषय वस्तु लिखिए, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट्स आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या लिख सकते हो, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर लिख सकते हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख सकते हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, स्टेट द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। रूल्स एप्लीकेबल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो आईओसी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% टू द कंसर्न पार्टनर, और इसके अलावा और क्या है, ठीक है, एडमिशन म्यूचुअल कंसेंट से होगा, प्रॉफिट बराबर बटेगा। इस तरह में हम चालू पूंजी विधि में अंतर लिखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों में डिफरेंस लिखना है आपको। आपको पता होगा फिक्स मेथड में कैपिटल करेंट अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। दूसरा है लाभ हानि नियोजन खाते का अर्थ है कि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब पूछने के लिए, तो इसका आप मतलब आप जानते हो कि पार्टनर्स के बीच में लाभ का जो बंटवारा होता है उसको बंटवारे को अप्रोप्रिएट तरीके से दिखाने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीजों को हम दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लाभ हानि नियोजन खाते में कौन कौन सी मदें आती हैं, व्हाट इज आइटम आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड की हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। क्रेडिट साइड 2 ही चीजें आती हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, लाभ हानि खाते और लाभ हानि नियोजन
विनियोजन खाते में अंतर लिखिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमने 11th में जो बनाया था, जिसमें आउटसाइडर को जितनी भी पेमेंट होती है वो दिखाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड, इनसाइडर से रिलेटेड आइटम आते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं अगर बात करूं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप एक बार फीचर्स जरूर देख लीजिएगा। पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड, ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पहला और तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बाकी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से। अब हम बात करते हैं चेंज इन पीएसआर और गुडविल, जो हमारा चैप्टर है एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें से क्या क्या आ सकता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के कारण लिखिए, तो आप सभी को पता होगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर, ये 4 रीजन होते हैं। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। त्याग के अनुपात क्या है, आप सभी को पता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या ओल्ड रेशियो जब हमारा ज्यादा होता है न्यू रेशियो से, तो उसको त्याग का अनुपात कहते हैं। लाभ अनुपात का अर्थ क्या होता है, जब हमारा न्यू रेशियो ज्यादा होता है ओल्ड रेशियो से, तो इसको हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो। और ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ख्याति का अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ गुडविल, मैंने अपने लाइव क्लास में बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को गुडविल कहते हैं। ख्याति की 4 विशेषताएं लिखिए, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा त्याग का अनुपात एवं लाभ अनुपात में अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ख्याति की उत्पत्ति के कारण क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छी जगह पे बिजनेस करना, ये वगैरह वगैरह। त्याग के अनुपात एवं लाभ अनुपात में कोई 4 अंतर लिखिए, तो ये ऑलरेडी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दीजिएगा। वे 4 परिस्थितियां स्पष्ट कीजिए जब फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, अगर आप साझेदारी पुनर्गठन के कारण और ये एक जैसा, बट क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग हो सकती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। तो यहाँ पर टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन कट करा दिए, तो 7 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपने कर लिए, समझ लीजिए कि आपके इन 2 चैप्टर्स में से इतनी ही थ्योरी आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगले चैप्टर पे चलते हैं, एडमिशन। एडमिशन भाई साहब, यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर बहुत बड़ा है, बट इंपॉर्टेंट थ्योरी की बात करूं तो ओनली 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, जिसके ऊपर आज हमारा लाइव होने वाला है डिटेल में, तो आप जरूर देखिएगा। तो फर्म में नए भागीदार के प्रवेश के 4 उद्देश्य लिखिए। भैया, एक नया पार्टनर हम क्यों एडमिशन देते हैं, कैपिटल के लिए, एफिशिएंसी के लिए, मोटिवेशन के लिए हमारे एम्प्लॉइज के। ठीक है, इसके अलावा हमारे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, और इसके अलावा गुडविल वगैरह को शेयर करवाना है, या फिर हमारा कैपेसिटी बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बिजनेस को नई जगह पर ओपन करना है। वर्तमान साझेदारी फर्म में नए भागीदार के प्रवेश के कारण लिखिए। ठीक है, प्रवेश के 4 उद्देश्य और 4 कारण लगभग सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं। नए भागीदार द्वारा प्राप्त मुख्य अधिकार कौन कौन से हैं, यानी कि राइट्स जो एक्वायर्ड करता है नया भागीदार, मतलब साझेदार। ठीक है, नया भागीदार मतलब साझेदार। तो नए पार्टनर्स के राइट्स कौन कौन से होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। ठीक है, अगर वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एसेट्स में हिस्सेदार होगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी और भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकता है, अगर दूसरे पार्टनर ले रहे हैं, तो ये कुछ राइट्स होते हैं। 3 ही थियरीज हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो भी यहाँ पर हो सकता है, बट वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा चैप्टर एडमिशन और पार्टनर खत्म। यही इंपॉर्टेंट थियरी है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं। डेथ एंड रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा यहां पर। तो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लाभ अनुपात से क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीन बाय गेनिंग रेशियो। ऑलरेडी आपको पता है कि जब आपका न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो से ज्यादा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो कहते हैं। ऑलरेडी हमने चेंज इन पीएसआर में इसका मतलब पढ़ा है। वैध प्रतिनिधि यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप क्या समझते हैं, डेथ के केस में जब एक पार्टनर मर जाता है, तो डेथ के केस में जो उसका पैसा जिसको मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटर भी कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन लाभ एवं हानि का वितरण भागीदार में किस अनुपात में किया जाता है, अमंग विच पार्टनर्स इज रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा एग्जिस्टिंग रेशियो होता है ना, उस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या ओल्ड रेशियो भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसे किस में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में, पुराने अनुपात में बांटा जाता है। किन परिस्थितियों में कोई भागीदार साझेदारी फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है, बिंदुओं में लिखिए। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पार्टनर्स रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, मेंशन द पॉइंट। भाई, किसी बंदे की अगर ओल्ड एज एक सबसे बड़ा कारण है, वो फॉरेन शिफ्ट हो रहा है, बात नहीं बन रही है, इंटरेस्ट खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है, अब लिख दीजिए वो अपनी भाषा में। 5th पॉइंट है, सेवानिवृत्ति भागीदार का देय राशि की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर कैलकुलेटेड। आपको पता होगा कि कुछ जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आती हैं वो उसको दे दी जाती हैं, जो डेबिट साइड आती है वो उससे ले ली जाती है, और फाइनली उसका अमाउंट टोटल करके पे कर दिया जाता है। यानी उसकी कैपिटल, उसका आईओसी, उसका सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट अप टू द रिटायरमेंट, वैल्यूएशन, और उसका शेयर ऑफ गुडविल, रिजर्व में हिस्सा, ये सब उसको दे दिया जाता है। उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसने अगर कुछ उसका कुछ एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड लॉस है उसके शेयर का, या लॉस अप टू द रिटायरमेंट, ये सब उससे ले लिया जाता है। दोनों थ्योरी एक जैसी होगी,
डिसीज पार्टनर को अमाउंट पेबल कैसे निकालते हैं और रिटायरिंग पार्टनर्स को कैसे निकालते हैं। दोनों क्वेश्चंस पे थियरी बन सकती है और एग्जाम में आ सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डेथ में अलग से याद नहीं करना है आपको कि बच्चे क्या करते हैं, डेथ वाले में अलग से करते हैं कि जो मृत साझेदार को देय राशि की गणना कैसे होगी और रिटायरिंग पार्टनर्स को देय राशि की गणना कैसे होगी। भाई एक ही जैसा है दोनों। सेवानिवृत्त भागीदार को देय राशि देखो की विधियां समझाइए। एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर्स। कैसे पे कर सकते हैं, या तो होलसेल में एक साथ लमसम पे कर दो या इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। ठीक है, भागीदार सेवानिवृत्ति के समय परिसंपत्ति एवं देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि के समायोजन की जनरल प्रविष्टियां लिखी। ये आपको एंट्रीज आनी चाहिए। जनरल एंट्री न्यूमेरिकल पोर्शन का क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए न्यूमेरिकल आने चाहिए, नहीं आते हैं तो डोंट वरी। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो ये भी आपका रिटायरमेंट एंड डेथ खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बल्कि 7 भी नहीं करने हैं आपको, ओनली 6 करने हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। लगभग आपको 60 to 70 क्वेश्चंस करने हैं और 48 मार्क्स की फुल फ्लैश तैयारी हो जाएगी, तो बने रहिए लास्ट तक। अब आते हैं हम डिसोल्यूशन और इसके साथ पार्टनरशिप खत्म हो जाती है यहाँ पर हमारी। साझेदारी के विघटन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब एग्जिस्टिंग डीड खत्म होना, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म बंद होना, जहां पर एसेट्स को बेच दिया जाता है, लायबिलिटीज को पे कर दिया जाता है। आकस्मिकता के कारण फर्म के विघटन की शर्तें लिखी, राइट द कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन बाय कंटीजेंसी ऑफ फर्म। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, कंटीजेंसी फर्म कैसे खत्म हो सकता है, कंटीजेंसी में आकस्मिकता अचानक से। दूसरा, फर्म के विघटन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, आपको पता होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। 4 अकाउंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो खोले जाते हैं, तो ये भी आपका हो गया। अनिवार्य विघटन की कोई 2 शर्तें लिखिए, जैसे पार्टनर्स का दिमाग खराब हो जाना, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एक कारण हो सकता है, या बिजनेस का इलीगल हो जाना, पहले लीगल था, तो ये अनिवार्य विघटन के कारण होते हैं। राइट एनी टू कंडीशन ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बिजनेस को बंद करना ही पड़ता है। वसूली खाता क्या है भाई, जो हमारे यहाँ पे 4 खाते के बारे में हमने बात की थी, उन्हीं में से एक खाता हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, जिसका नाम है वसूली खाता, जिसको डिसोल्यूशन के टाइम पे खोला जाता है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है डिसोल्यूशन की वजह से। वे परिस्थितियां लिखिए जब न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, फर्म को लग रहा है, कोर्ट को लग रहा है कि ये बिजनेस लॉस में ही चलता रहेगा, दूसरा बिजनेस इलीगल हो गया है, कोर्ट को लगता है इस बिजनेस को बंद करने में समाज की भलाई है, तो ऐसे केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। या एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। नोटिस द्वारा फर्म के विघटन की व्याख्या कीजिए, जब एक पार्टनर दूसरे को, दूसरा, इसको पार्टनरशिप एट बिल भी बोलते हैं, एक दूसरे को नोटिस देकर फर्म को विघटन या फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। फर्म के विघटन की विधियां लिखिए, राइट द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन सारी चीजें जो ऊपर हमने पढ़ी है, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। इसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो लाइव में हमारे साथ जुड़िएगा। हमारा जो लाइव होगा आज, हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ एंड एडमिशन, देन रिटायरमेंट डेथ और फिर डिसोल्यूशन, तीसरा जो हमारा आज से तीसरा जो लाइव होगा उसमें हम डिसोल्यूशन में ये सब बातें डिस्कस करेंगे। फिर है पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर लिखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे बनाया जाता है, जबकि डिसोल्यूशन अकाउंट फर्म जब डिसॉल्व हो रही होती है लाइफ में एक ही बार बनता है। ठीक है लाइफ में एक ही बार बनता है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। रिवोल्यूशन अकाउंट बार बार बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट एक ही बार बनता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ये 9 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसने क्वेश्चंस करने से लगभग आपने देखे होंगे 7 क्वेश्चंस का भी मैं डिटेल लेता हूँ, तो लगभग मैंने 25 से 30 क्वेश्चंस में पूरा पार्टनरशिप खत्म हो गया हमारा। 25 से 30 क्वेश्चन आपने कर लिया अच्छे से, आपका पूरा पार्टनरशिप कवर हो जाएगा, और पार्टनरशिप लगभग आपका 45% का वेटेज रखता है। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल पार्ट 2 में आता है, बट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने इसका नाम चैप्टर 6 दिया है। आप इसको चैप्टर 1 भी बोल सकते हो, पार्ट 2 का। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन की, तो वहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ पर आपको लगभग ये मान के चलिए कि वेटेज के अकॉर्डिंग तो 16 मार्क्स दिया है, बट लगभग आप मान के चलिए कि 12-13 नंबर का ये चैप्टर आता है। काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है भाई, ठीक है, जो शेयर होल्डर से जो हमने जो पैसा लिया है सब्सक्रिप्शन का, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इक्विटी, और दो टाइप की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर्स, इसकी विशेषताएं क्या होती है। इस पर डिविडेंड पहले मिलता है, और जब कंपनी बंद होती है तो इनका पैसा पहले वापस लौटाया जाता है, इनका डिविडेंड फिक्स होता है, इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं, जिसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। भाई अमाउंट नॉट ड्यू बट पेड, लेकिन ये कब हो सकता है, जब कंपनी इसको अलाउ करे अपने, या कंपनी ने ये बोला हो कि कोई भी बंदा एडवांस में पहले पे कर सकता है, या आर्टिकल अगर इसको परमिट करेगा तभी एक बंदा कॉल्स इन एडवांस दे सकता है। और इस पर अगर इंटरेस्ट की बात करें बाय डिफॉल्ट, तो एट द रेट 12% पर एनम के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अधिकृत पूंजी क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय द ऑथराइज्ड कैपिटल? जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसमें कैपिटल क्लॉज नंबर 5 होता है, उसमें जो कैपिटल दिखाई जाती है उसे अधिकृत पूंजी, इसको नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। अयाचित पूंजी क्या है? व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल? वो पैसा जो कंपनी अभी नहीं मंगाएगी, कंपनी के बाइंड अप के टाइम पे मंगाया जाता है, या हम सॉरी अनकॉल्ड कैपिटल, जो पैसा अभी नहीं मंगाया गया बाद में मंगाया जाएगा, उसको अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। अंशों से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन बाय शेयर? ऑथराइज कैपिटल के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है, अगर है ये हमारी कैपिटल, इसके जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उसको क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है, अंश कहा जाता है। ऑथराइज कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है, इट्स अ मिनिमम यूनिट जो शेयर होल्डर खरीदते हैं, ठीक है, तो उसे अंश कहते हैं। अंशों की जब्ती से आप क्या समझते हैं? भैया अगर कोई बंदे ने कॉल्स इन एरियर्स, आपने सुना होगा कॉल्स इन एरियर्स के बारे में, एक बंदे से पैसा मंगाया कि भाई पैसा दो, उसने पैसा नहीं दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके शेयर्स को क्या करते हैं? फॉरफीट कर लेते हैं और उसका पैसा खा जाते हैं, यानी जब्त कर लेते हैं। इसी को जब्ती कहते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डर अपनी सदस्यता खो देता है, ठीक है। जब्त की गए शेयरों का पुनर्निर्गमन समझाइए। और जो शेयर्स कंपनी फॉरफीट करती है उसी को क्या किया जा सकता है? उन्हीं शेयर्स को अगेन रीइश्यू किया जा सकता है, ठीक है। उन्हीं शेयर्स को बाद में क्या किया जा सकता है? रीइश्यू किया जा सकता है। अंशों के जब्ती के प्रभाव लिखिए। राइट द अफेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्या प्रभाव होंगे? जिस बंदे के शेयर फॉरफीट हो गए हैं, उन शेयर्स को जब हम फॉरफीट कर लेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अब वो एक तो हमारा शेयर होल्डर नहीं रहेगा, कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, एजीएम में उसको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, उसकी सदस्यता हमारी कंपनी अपने रजिस्टर से उसका नाम हटा देगी। ये सब प्रभाव होंगे। कंपनी के स्थायी उत्तराधिकारी, परपेचुअल सक्सेशन समझाइए, ठीक है। कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, आप सभी को पता होगा परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है इन्फिनाइट लाइफ। कंपनी कब तक चलेगी? वी डोंट नो। चलती रहेगी, प्रॉफिट में तब तक चलेगी, चलती रहेगी। कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे टाटा कंपनी आज भी चल रही है, सालों से चल रही है, बनाने वाले खत्म हो गए, इस दुनिया में नहीं है। यही परपेचुअल सक्सेशन है, लाइफ असीमित होती है। अति अभिधान की स्थिति को कंपनी के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं? आपने देखा होगा कि कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए, लेकिन कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी थी, कंपनी के पास 11 लाख एप्लीकेशन आ गए, तो जो 1 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आते हैं उनका क्या किया जाता है? उनको या तो रिजेक्ट या एडजस्ट या हाइब्रिड, कुछ को रिजेक्ट और कुछ को एडजस्ट कर लिया जाता है। तो देयर आर 3 ऑप्शन। हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं, रिजेक्ट, एडजस्ट और हाइब्रिड। सम आर रिजेक्ट और सम आर एडजस्टेड, ठीक है। तो 3 ऑप्शन होते हैं। बाकी कंपनी की विशेषता लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ये क्वेश्चन वैसे स्टार्टिंग में होना चाहिए था। तो कंपनी की विशेषताओं की बात करूं तो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कौन कौन सी विशेषताएं होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, ये सब विशेषताएं होती हैं। समतांश की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इनको डिविडेंड लास्ट में मिलता है, ये रिस्क टेकर होते हैं, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरी चीज, यही रियल ऑनर माने जाते हैं कंपनी के, ठीक है। दूसरा, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। लगभग हमारे इसके 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरेडीमेबल, ठीक है, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, ये सब टाइप्स होते हैं हमारे। तो हमारे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार वैसे एनसीईआरटी में आई थिंक 6 दिए हुए हैं, ठीक है। पूर्वाधिकार एवं समता अंशों का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इसको ओवर सब्सक्रिप्शन को अति अभिधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति अभिधान, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट हमारी पीपीटी में कि जो हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन आते हैं अवेलेबल फॉर द कंपनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, तो उसी को अति अवधान बोलते हैं। जब हम इशू से ज्यादा रिसीव हो जाते हैं, जितने शेयर हमने मार्केट में इशू किए उससे ज्यादा रिसीव हो जाते हैं, उसको अति अवधान कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पे समझाता भी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि चीजें बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअली याद रखना। बाकी आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी है। बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि सर वो जो बुक में लिखा ना वही रटना शुरू कर देते हैं। कोशिश करिए कि आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा रिसीव हो जाते हैं, उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस प्राप्त होते हैं, तो इस केस को या इस दशा को ही ओवर सब्सक्रिप्शन या हम अति अभिधान कहा जाता है। यहाँ पर कंपनी के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो रिजेक्ट कर दिया जाए, सभी को लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया जाए, या एडजस्ट कर लिया जाए, या फिर कुछ को रिजेक्ट और कुछ को एडजस्ट कर लिया जाए। अंशों की जब्ती की प्रक्रिया लिखिए, पूरा प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर। सबसे पहले जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स, ठीक है, जिसने एक या एक से ज़्यादा कॉल्स या अलॉटमेंट्स का पैसा नहीं दिया है। दूसरी चीज़, फिर इनको नोटिस इशू किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू दी नोटिस टू दी डिफॉल्टर्स। तीसरी चीज़, फिर उनको 14 दिन का वेट किया जाता है। इसके बाद भी कुछ लोग पैसा दे देते हैं, कुछ नहीं देते। फिर इसके बाद जो लोग पैसा नहीं देते उनको फिर से एक और नया नोटिस इशू किया जाता है। और फिर भी अगर इसके बाद कोई बंदा अगर पैसा नहीं देता है तो कंपनी क्या करती है? उनके शेयर फॉरफिट कर लेती है। ये कंप्लीट प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। ये भी एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अंशों पर प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग लीजिए, ठीक है। इसके 5 यूजेस हैं।
अंशों पर जो प्रीमियम आता है, इसका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? राइट ऑफ द प्रीमियरी एक्सपेंसेस, ठीक है, इशू दी फुल्ली बोनस शेयर्स। दूसरी चीज इसका जो एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने में किया जा सकता है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में यूज किया जा सकता है, ओन इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने में इसका यूज किया जा सकता है। तो 5 यूज हैं इसके जो आपको याद होने चाहिए। जारी करने वाली जनरल प्रविष्टियां लिखी, भैया ये न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू अलॉटमेंट, ये सब बेसिक एंट्रीज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस का उद्देश्य लिखिए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इसको हम हिंदी में प्राविवरण बोलते हैं, ठीक है। जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो पब्लिक को इनवाइट करती है। इनवाइट करने का जो जनरल तरीका है, इसी को इन्विटेशन ऑफ द कंपनी, इन्विटेशन टू द पब्लिक कहते हैं, इसी को कहा जाता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, दोनों को मिला के लगभग 20-25 मार्क्स का जो हमारा ये चैप्टर है, 20 मार्क्स का। तो यहां पर आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं। ऋण पत्रों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। डिवेंचर्स क्या होता है? जब एक कंपनी पब्लिक से पैसा उधार मांगती है तो इसी को कहा जाता है ऋण पत्र, ठीक है। जब कंपनी लोन के तौर पे आम जनता से लोन मांगती है तो उनको एक पत्र देती है, ठीक है। ऋण पत्र 2 पार्ट में बटा है ना, ऋण और पत्र। ऋण लेने का पत्र है सर्टिफिकेट ऑफ लोन, इसी को डिवेंचर कहते हैं। तो ऋण पत्रों की विशेषताएं समझाइए। इस पर इंटरेस्ट दिया जाता है फिक्स इंटरवल में, ये कंपनी के लिए नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दूसरी चीज, इन पर सिक्योर्ड होते हैं, ये इन पर आपको इंटरेस्ट देना है। ये चार्ज अगेंस्ट एसेट्स होते हैं या एसेट्स पर चार्ज क्रिएट करते हैं। ऋण पत्रों के प्रकार समझाइए। तो भाई यहाँ पर लगभग इसके 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें जीरो कूपन बॉन्ड्स को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, गारंटीड, नॉन गारंटीड, ठीक है। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, आजकल इरिडीमेबल डिवेंचर तो इशू कर ही नहीं सकते हैं, तो ये आपने देख लिया। अंशों ऋण पत्रों में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस, शेयर्स एंड डिवेंचर्स में डिफरेंस या शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर में डिफरेंस, लगभग सेम है भाई। यहाँ पर बात कमोडिटी की हो रही है, यहाँ पर बात कमोडिटी की हो रही है, ठीक है। या हम कह सकते हैं एक सर्टिफिकेट की बात हो रही है, ठीक है, एक पेपर की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, जो होल्ड कर रहा है उसको डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर बोलेंगे। तो बस इन दोनों में जो अंतर है वो आप दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। आप मार्क कर लीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन में से पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये 5 ही क्वेश्चन आपको देखने हैं और यहाँ पर इशू एंड रिडम्पशन आपका खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में ये मैंने 10 क्वेश्चन कवर किए आई थिंक यस 10 क्वेश्चन कौन से? वित्तीय विवरण का अर्थ समझाइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? एक तो बैलेंस शीट होती है, एक पीएनएल होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी होता है। ये सारी चीजें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती हैं जो कि ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। कंपनी के वित्तीय विवरण का उद्देश्य समझाइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ऑब्जेक्टिव आपको समझाना है, ठीक है। वित्तीय विवरण की उपयोगिता समझानी है, महत्व समझाना है, क्या क्या महत्व है, इंडिविजुअली आप समझा सकते हो। वित्तीय विवरण की प्रकृति के बिंदु लिखिए। राइट द पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या नेचर होते हैं। वित्तीय विवरण की विशेषता लिखी। ये तो फिर से आई थिंक रिपीट हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। विशेषता, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है। पास्ट डेटा होता है इसमें, पास्ट इन्फॉर्मेशन होती है। वित्तीय विवरण का उद्देश्य लिखिए। ये रिपीट हो गया है ना, यस, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसको अच्छी बात है, कट कर दीजिए, 10 में से एक और कट हो गया, 9। वित्तीय विवरणों की सीमाएं लिखिए। राइट द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पास्ट डेटा होते हैं तो 100% ट्रू एंड फेयर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बायस हो सकता है, पर्सनल जजमेंट हो सकता है, वगैरह वगैरह। अचल और चल संपत्तियों में शामिल मत है। राइट द आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर नहीं देखा हो तो मेरे वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा, कौन कौन से आइटम्स आते हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एक अच्छे वित्तीय विवरण की आवश्यक गुणवत्ताएं लिखिए। राइट द एसेंशियल्स क्वालिटीज, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, ठीक, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने 11th में भी पढ़ा होगा। अचल और चल दायित्वों को की मदों को लिखिए। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी लिखिए। तो टोटल आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे आप। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है हेड सब हेड का। हेड एंड सब हेड के क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत फिर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे थ्योरी बेसिस पे सोच रहे हैं वो फिर समझ रहे हो ना, थ्योरी वाले बच्चों को, कि वो कि जो चाहते हैं कि बस कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स आ जाए, तो बस थ्योरी पढ़ लिया ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और ये मत सोचना कि सर एमसीक्यूज, अगर आप इतनी थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपके एमसीक्यूज भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो आधा घंटे का वीडियो है ना, अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं मान के चलता हूँ कि 48 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर इतने क्वेश्चंस को आपने कर लिया। 60 to 70 क्वेश्चंस हैं सारे आपके, 48 मार्क्स प्लस 32 एमसीक्यूज प्रज्ञान कॉमर्स ऐप पर आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। यानी ओवरऑल 2 से 3 दिन की पढ़ाई में आपको सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 9 अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशियोज हैं, लगभग 17-18 रेशियोज होते हैं, बट उन पे बेस्ड ये थ्योरी मैंने यहाँ पर कवर किया। 13 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले पूछा है सकल, एक सेकेंड, हाँ, सकल अनुपात से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन बाय द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है आप सभी को पता, अगर इसका आपने फॉर्मूला भी लिख दिया तो काम बन जाएगा।
ठीक है, नेट सेल्स या आरएफओ या फिर नेट सेल्स। ठीक है, आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये फॉर्मूला लिख दिया, काम बन जाएगा। त्वरित संपत्तियां क्या होती है, क्विक एसेट्स क्या होती है, अगर आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इन दोनों चीजों को माइनस कर दो तो आप तुरंत एसेट्स को ढूंढ लोगे। दूसरी चीज कौन सी होती है जो बहुत ही कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, विद इन 3 मंथ बोलते हैं, 3 महीने के अंदर जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे उनको हम क्विक एसेट्स बोलते हैं। त्वरित परिसंपत्तियां या शुद्ध लाभ अनुपात क्या होता है, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट रेशियो। आपको इसका भी फॉर्मूला आसान है, नेट प्रॉफिट इन 200 अपॉन नेट सेल्स या आरएफओ। ठीक है, आरएफओ सीबीएसई स्टूडेंट आरएफओ की बात करते हैं, वहां पर एमपी बोर्ड नेट सेल्स वर्ड यूज करते हैं। नेट सेल्स या आरएफओ होता है। अनुपातों के प्रकार या वर्गीकरण को समझिए, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। 4 कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो तरलता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो शोधन क्षमता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात, और एक्टिविटी रेशियो जिनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टर्नओवर रेशियोज। दूसरा है चालू अनुपात। से आप क्या समझते हैं, चालू अनुपात यानी जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में क्या बताता है, रिलेशन क्रिएट करता है, उसको चालू अनुपात बोलते हैं। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। इसमें अगर आपने एक चीज और एड ऑन कर दी कि भैया इसका आइडियल रेशियो 2:1 होना चाहिए, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। ठीक है, अनुपात विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखिए। ठीक है, तो जो सीमाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लगभग वो भी यहाँ पर होती हैं, ये बेस्ड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर वो गलत होंगे तो ये भी गलत होंगे। अनुपात विश्लेषण के 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, हमें जो इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन उसको आसान करना होता है, दैट्स वाई हम इसको ये अकाउंटिंग रेशियोज या अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस करते हैं। क्रियाशीलता अनुपात क्या है, एक्टिविटी रेशियोज कौन से होते हैं, इसमें सारे के सारे इसी क्रियाशीलता अनुपात को ही टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियो को दूसरा नाम क्या होता है, टर्नओवर रेशियोज होते हैं। भाई इसमें कौन कौन से रेशियो होते हैं, फिक्स एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये सारी चीजें होती है। लेखांकन अनुपात की कोई 2 उद्देश्य लिखिए। भाई उद्देश्य में ऑलरेडी आई थिंक ये देखो यहाँ पे ये भी रिपीट हो गया, तो इसको नहीं करना है। ठीक है, अब 13 में से एक कम कर दिया तो 9, 12 बचेंगे। दीर्घकालीन ऋण से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज यू टू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग टर्म लोन्स। ऐसे लोन जिनका पेमेंट 1 साल के बाद करना होता है उनको हम लॉन्ग टर्म लोन्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेखांकन अनुपात के लाभ या उपयोग लिखिए, कोई 2 नंबर का ही क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ये भी याद रखना। इसमें से सबसे ज्यादा आने का चांस क्या है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादा बड़ी चीजों को आपको याद नहीं करना है, यहाँ पे छोटे छोटे, इसीलिए क्वेश्चन की मात्रा भी ज्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी तक का जो पैटर्न मैंने एनालिसिस किया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। एमपी बोर्ड स्टूडेंट से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेखांकन अनुपातों के महत्व पर चर्चा कीजिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो का इंपॉर्टेंस, ये भी लगभग हम बात करें तो पहले रिपीट हो जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं हुआ। ओके, तो इसका महत्व लिखना है। चालू अनुपात एवं त्वरित अनुपात में अंतर, ये बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, 2 मार्क्स में आ सकता है। 2 ही पॉइंट याद करने हैं, दोनों का तो एक आइडियल रेशियो, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1 और क्विक रेशियो का होता है 1:1। दूसरा इनका फॉर्मूला लिख देना, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, बस खत्म। 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये हो गया अकाउंटिंग रेशियोज के लगभग 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इतना कर लीजिए, आप एमसीक्यूज के जवाब भी दे पाएंगे, साथ ही साथ आप थ्योरी भी लिख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। लास्ट हमारा ये चैप्टर है। अगर यहाँ तक आप बने हैं तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो ये रहा, व्हाट इज मीन्ड बाय द कैश फ्लो स्टेटमेंट। नकदी प्रवाह विवरण क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होने वाले चेंजेस को दिखाता है, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन डू इन्वेस्टमेंट बिकम कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट कब कैश इक्विवेलेंट होता है, जब वो 1 साल से, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को, करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। जब वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कि जो हमारे पास डीमेट अकाउंट में जो डिवेंचर्स रखे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, हम क्यों बनाते हैं, इससे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होने वाले चेंजेस का पता चल जाता है, इसलिए हम ये बनाते हैं। एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, भैया संचालन क्रियाओं को समझाइए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है, जो हमारा मुख्य कार्य होता है, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 पर ही बनाया जाता है। तो पूछा है एज पर AS3 इन विच एक्टिविटीज द कैश फ्लो हैज बीन कैटेगराइज्ड। AS3 के अनुसार नगदी प्रवाह को किन किन क्रियाओं में वर्गीकृत किया गया है, 3 क्रियाएं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आंसर खत्म। व्हाट इज मीन्ड बाय द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो लोन लेना और लोन चुकाने से रिलेटेड होती है। लोन फ्रॉम इशू ऑफ लोन फ्रॉम डिवेंचर्स या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इशू ऑफ डिवेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये सब हमारे आते हैं। लोन लेना और इनको चुकाना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय द कैश इक्विवेलेंट, जो कैश नहीं है बट कैश इक्विवेलेंट है, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो राइट द एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट द एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कहां से पैसा आ सकता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रेज लॉन्ग टर्म लोन, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल और पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, इन सब से जो पैसा आता है वो हमारी फाइनेंसिंग
एक्टिविटी से इनफ्लो हो गया, इन्हीं को चुकाया तो आउटफ्लो हो जाएगा। राइट द एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो, नकदी आगमन के उदाहरण लिखिए। नकदी आगमन कहाँ कहाँ से हो सकता है? ठीक है, ऑपरेटिंग से भी आ सकता है, इन्वेस्टिंग से भी आ सकता है, फाइनेंसिंग से भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है लेकिन वहां पर हिंदी में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लोज, वहां पर हिंदी में कुछ लिखा था, आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा था, नकदी आगमन की जगह कुछ और लिखा हुआ है। एक्सप्लेन एनी 4 यूजेस ऑफ द प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने के कोई 4 उपयोग समझाइए। उपयोग आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमारा ये वीडियो और ये इंपॉर्टेंट वीडियो खत्म होता है और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए, अपने। ठीक है, जब आप किसी का भला करते हो ना तो ऊपर वाला देख रहा होता है। मैंने आपके लिए किया, आप मेरे लिए करिए और हमारे इस वीडियो को सभी उन एमपी बोर्ड कॉमर्स स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरी सभी से एक ही गुजारिश है कि शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट, और हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ पे लाइव चैट में मैं आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करता हूँ, साथ ही साथ मैं वहाँ पर एमपी बोर्ड के लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और बोर्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे साथ शाम को 8 बजे डेली लाइव में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। यहाँ तक बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।